जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज है 30 अक्टूबर 2024 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा बीपीएससी, यूपीपीसीएस और राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का हमारा ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच शुरू हो चुका है। फटाक से बैच को ज्वाइन कर लीजिए, तैयारी शुरू कर दीजिए, या फिर नए बैचेस की इंफॉर्मेशन लेने के लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए। ये एक ऐसा बैच है जहां पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी होती है गाइस। और ओनली करंट अफेयर्स के नाम से और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से हमारे टेलीग्राम के चैनल है जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो कर लीजिए जहां पर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। और प्लस काफी सारे हम मटेरियल्स भी आपको प्रोवाइड कराएंगे पढ़ने के लिए, और करा ही रहे हैं। चेक करिए, आप जल्दी से ज्वाइन करिए। सो आज के कौन से टॉपिक्स हैं इनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। एक साइक्लोन दाना के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसका इंपैक्ट क्या है। फिर इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इंडस्ट्रियल अल्कोहल रेगुलेशंस पर बात करी है, तो इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। फिर यूनाइटेड नेशन डे सिग्निफिकेंस के बारे में बात करेंगे, यानी कि संयुक्त राष्ट्र दिवस का महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। फिर एक प्रेसिशन मेडिसिन है, उसमें जो है वो हम लोग काफी आगे बढ़ते जा रहे हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिर न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के बारे में कुछ दिनों पहले भी आर्टिकल एक आया था कि सभी कंट्रीज जो है वो अपने अपने न्यूक्लियर्स, जो यानी कि जो भी कंट्री न्यूक्लियर वेपन पोजेस करती है, अपने पास रखती है, तो वो खत्म करे, डिसआर्म करे। फिर मोरमुगांव पोर्ट के बारे में जो है वो चर्चा करेंगे हम लोग। चलिए एक एक करके टॉपिक को जो है वो डिस्कस करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, पेन और पेपर लेकर बैठिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो आपको बताऊंगा, जिसको आपको नोट डाउन करना है। पहला पॉइंट, साइक्लोन दाना। डायरेक्ट पता है क्वेश्चन आया था कि ये फलाना साइक्लोन जो है वो कहां से कहां पर आया है। तो ये हम लोग को देखने को मिला है कि ओडिशा कोस्ट जो है, हमारा बंदरगाह जो है ओडिशा का, उसके नजदीक में भीतर कनिका नेशनल पार्क है और धमरा पोर्ट है। यहां पर जो है वो 23 अक्टूबर को जो है वो ये देखने को मिला था। और बताया गया कि इस चक्रवात के आने के चलते, साइक्लोन के आने के चलते वहां का वेदर कंडीशन जो है वो काफी खराब हो गई, और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इस चीज के बारे में प्रेडिक्शन ऑलरेडी दिया था। और ये पहला पोस्ट मॉनसून साइक्लोन 2024 का देखने को मिल रहा है, और तीसरा ओवरऑल नॉर्थ इंडियन ओशियन क्षेत्र पर इस साल का साइक्लोन है। और इस समय हवा की स्पीड बहुत ज्यादा हो गई थी, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड जो है वो हो गई थी, और 0.5 से 2 मीटर तक का तूफान ही हम लोग को देखने को मिला था, जिसने वेस्ट बंगाल के कुछ पार्ट और ओडिशा को जो है वो हिलाकर रख दिया था, झंझोर कर रख दिया था। फिर साइक्लोन दाना याद रखना, ये दूसरा साइक्लोन हम लोग को देखने को मिल रहा है 2024 में इंडिया के अंदर रीच किया है। और इससे पहले जो आया था वो आया था साइक्लोन रीमल। तो ये दो साइक्लोन्स के नाम ध्यान में रखना कि 2024 में इंडिया के अंदर ये देखने को मिले हैं। और ये साइक्लोन दाना दाना का नाम जो रखा गया है, कतर के द्वारा जो है वो नाम दिया गया है, जिसका मतलब जो होता है वो जेनरोसिटी होता है। जेनरोसिटी, उदारता, उदारता का प्रतीक है ये। और अरेबिक के अंदर जो है वो इसका तात्पर्य ये जो होता है वो एक मूल्यवान मोती के समान होता है, एक वैल्यूएबल पर्ल के समान होता है। तो कभी कभी ये डायरेक्ट पूछते हैं आपसे कि ये नाम जो है वो किसने दिया है, तो कतर आप थोड़ा सा जो है वो ध्यान में रखिएगा। फिर साइक्लोन का जो वेस्टर्न सेक्टर जो है, यानी कि वेस्टर्न साइड में जो हम लोग को चीजें देखने को मिली, और इसके चलते जो है वो इंटेंस रेनफॉल हुई, क्योंकि यहाँ पर हाई कन्वेक्शन थी। तो कन्वेक्शन रेनफॉल आपको जो है वो पता ही होगा, अलग अलग जैसे ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है, वैसे एक कन्वेक्शन रेनफॉल हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। तो ये रेनफॉल के टाइप्स है, ये जनरल स्टडीज के टॉपिक्स में जो है वो काफी डिटेल में पढ़ाया जाता है। फिर हम लोग को जो है वो देखने को मिला कि वार्म मॉइस्ट एयर जो है वो हम लोग को साइक्लोन के कोर में जो है वो देखने को मिल रही है। अब ये साइक्लोन की बेसिकली टर्मिनोलॉजी है, ये डिटेल में समझ में तब आती है जब आप जनरल स्टडीज की क्लासेस जो है वो देखते हैं, क्योंकि हमारे बेसिक से जो है वो हम चीजों को कवर अप करते हैं कि साइक्लोन क्या होता है, साइक्लोन के कितने प्रकार होते हैं, एंटी साइक्लोन जो है वो किस प्रकार से डिफरेंस है, साइक्लोन कहां पर ज्यादा आते हैं, अगर एक साइक्लोन कहीं पर आया तो उसके पीछे अगर दूसरा साइक्लोन आ रहा है तो सबसे खतरनाक कौन सा साइक्लोन होगा, साइक्लोन को एनर्जी किससे मिलती है। ये सब ऐसे 50 क्वेश्चन हम कवर करवाते हैं, राइट। और यही चीज है कि करंट अफेयर्स के साथ जीएस को आपको लिंक करते हुए चलना है, अगर अच्छे से तैयारी करनी है प्रॉपर तरीके से तो। क्योंकि करंट अफेयर्स के अंदर आपको बेसिक चीज समझ में आएगी कि हाँ भाई ये साइक्लोन आया, इसकी स्पीड इतनी थी, बट जीएस के अंदर पूरा फिनोमिना जो है वो समझ में आता है। जैसे कि मैडन जूलियन ऑसिलेशन, अपने आप में ये एक टॉपिक है कम से कम 25 से 30 मिनट का। मैडन जूलियन ऑसिलेशन
तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली, इंडिया के ऊपर ये सबसे ज्यादा जो है वो देखने को मिल रहा है। अब एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट जो है वो इस जोन का जो है वो क्या है, तो ऑब्वियस ही बात है कि यार आपको ऑलरेडी पता है कि जब साइक्लोन आता है तो तबाही जो है वो मचा देता है। तो इन्होंने ये प्रेडिक्शन किया था कि कुछ कुछ एरियाज पर जो है वो साइक्लोन का इम्पैक्ट या इफेक्ट हम लोग को देखने को मिलेगा, जो आपके लिए काम कर रही है। अब साइक्लोन्स के नाम के बारे में हम बात करें तो साइक्लोन के नाम की शुरुआत जो है हुई थी वो कैरेबियन में हुई थी 1800s में। इनिशियली जो है वो पहले साइक्लोन जो है वो संत के नाम पर जो है वो रखे जाते थे, फिर बाद में जो है वो मेल फीमेल नाम जो है वो रखना शुरू कर दिया गया 1979 से। तो बस ये बेसिक सा फैक्ट ध्यान में रखना। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने नॉर्थ इंडियन ओशन साइक्लोन्स को जो है वो उसका नाम रखना शुरू कर दिया था सन 2000 से। 13 मेंबर की कंट्रीज है इंक्लूडिंग इंडिया, बांग्लादेश, कतर, श्रीलंका, जो कि अपने यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो अपना नाम देती हैं एक एक करके, और फिर उनके नाम के अकॉर्डिंग यानी कि एक लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो उनके नाम रोटेट होते रहते हैं। ठीक है, तो अब नाम से जो है वो हमें देखने को मिलता है कि साइक्लोन को आइडेंटिफाई किया जाता है, ट्रैक किया जाता है, और बेहतर तरीके से पब्लिक के बीच में अवेयरनेस जो है वो क्रिएट की जाती है। आई होप कि आपको यार ये ड्रम की आवाज ना आ रही हो, क्योंकि अभी दिवाली का सीजन जो है वो है, आप सबको पता ही है, तो यहाँ पर बाजे वाले जो है वो आते रहते हैं कंटिन्यूअसली, आपके भी घर के बाहर आते होंगे। बट मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि ये जो बाजे बजाने वाले जो होते हैं अच्छे खासे यंग लोग होते हैं, घर के सामने शोर करके 10-20 रुपए जो है वो लेके जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये सही है गलत है? आपकी क्या राय है इसमें, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात करें तो एटलीस्ट 27 डिग्री सेल्सियस का जो है वो इसको टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर से ही साइक्लोन को एनर्जी मिलती है। यही चीज मैं आपको समझा रहा था जो डिटेल में पढ़ाई जाती है हमारी जीएस की क्लास में। साइक्लोन के पीछे जो है वो कौन से इफेक्ट्स होते हैं, उनमें से एक होता है कोरोलिस इफेक्ट। कोरोलिस इफेक्ट, मुझे कमेंट बॉक्स पे कोरोलिस इफेक्ट क्या होता है इसके बारे में लिखकर बताइए। बहुत ईजी क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं। और फिर जनरली हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि साइक्लोन जो है वो 5 डिग्री जो होता है इक्वेटर के उसके आसपास से उसका फॉर्मेशन का इन्फ्लुएंस होना जो है वो शुरू हो जाता है। वैसे ट्रॉपिकल एरियाज में जो है वो साइक्लोन्स हम लोग को देखने को मिलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में सबसे ज्यादा, बट ऐसा जरूरी नहीं है। राइट, साइक्लोन जो है वो मेडिटेरेनियन क्षेत्र पे भी हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। राइट, उसकी एक अलग डिस्टर्बेंस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वाली उसकी कंडीशन हम लोग को देखने को मिलती है, जिसको अपन बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस स्ट्रॉम। फिर इसके अलावा जैसे कि लो विंड यानी कि हवा अगर कम हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, तो उसके कारण भी साइक्लोन जो है वो इम्पैक्ट होता है। राइट, तो ये बहुत सारी चीजें होती है, अलग अलग कारण हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं चक्रवात के आने के। अब देखो चक्रवात जब भी आता है तब साइक्लोन के आने से, तूफान के आने से पूरी तबाही जो है वो मच जाती है, लोगों की जान तक जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस होता है, एग्रीकल्चर पूरे डैमेज हो जाते हैं, पूरी तरह से फसल वगैरह जो है इधर उधर हो जाती है। राइट, सॉइल जो है वो इरोड हो जाती है। तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। साइक्लोन की वार्निंग सिस्टम के बारे में बात करें तो इंडिया के अंदर 4 स्टेज के सिस्टम हम लोग को देखने को मिलते हैं, एक ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये फैक्ट ध्यान में रखना। ग्रीन का मतलब जो होता है 72 आवर्स पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बॉस, बहुत इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आ सकता है और ये आपको पता होना चाहिए। ग्रीन का मतलब कि भाई 72 घंटे में साइक्लोन आ जाएगा। येलो का मतलब 48 घंटे में स्थिति खराब होगी। 24 घंटे में स्थिति खराब होने का मतलब ऑरेंज। रेड मतलब भगलो 12 घंटे के अंदर बैंड बच जाएगी। तो प्रिपेयर जो है वो करना बहुत जरूरी है। इसके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी जो है वो लगाई जाती है, और डिजास्टर मैनेजमेंट जीएस पेपर 3 के अंदर भी आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राइट, ठीक है, बस यही चीज है गाइस, और कुछ नहीं है इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। साइक्लोन दाना का नाम ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन है आप लोगों से, कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताओ कि साइक्लोन दाना का नाम जो है वो कौन सी कंट्री ने दिया था। देखते हैं कौन लिखकर बताता है इसका करेक्ट आंसर। आइए, और आंसर्स दिया करो यार, बहुत ही कम लोग जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं बिल्कुल, और देखते इतने सारे लोग हैं और इतने कम लोग जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं यार। ऐसा मत करो बॉस, ऐसा करोगे तो लॉस आप ही का है। आप सिर्फ सोचोगे कि चलो ठीक है हम सुनते हैं, लिखेंगे नहीं, कुछ हो जाएगा काम। भाई लिखना शुरू करो। जब भी तो जब सिलेक्शन होगा तब लोगों को बताना है कि देखो यहाँ पर हमने ये प्रैक्टिस करी है, ये मेहनत है हमारी। दीज आर योर मेमोरीज, उस मेमोरीज को तो बनाओ अपनी, कि इंटरव्यू में बोलोगे आप कि जाओ वो देखो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कमेंट बॉक्स पे ये होती है तैयारी जो मैंने करी है। भाई दिस इज योर मोटिवेशन, तो लिखो, कमेंट करो भाई। अब देखो गाइस, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 9 जजेस की बेंच जो है वो रिसेंटली बैठी थी, उसने ये जजमेंट दिया है कि गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेट कर सकती है ड्रिंकिंग एल्कोहल एंड इंडस्ट्रियल एल्कोहल को। तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। देखो, एक इंडस्ट्रीज में पाई जाने वाली अल्कोहल होती है और एक पीने वाली हम लोग को देखने को मिलती है। तो गवर्नमेंट जो है वो पीने वाली अल्कोहल तो रेगुलेट करती ही करती है,
बट इंडस्ट्रियल अल्कोहल भी वो करेगी, और सेंटर और स्टेट के बीच में रेवेन्यू शेयरिंग इसमें होगी, राइट। डिसीजन जो है वो 1990 के का जजमेंट था, एक सिंथेटिक्स एंड केमिकल लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का केस, जिसमें स्टेट के पास जो है वो लिमिटेड कंट्रोल जो है वो डाला गया था कि वो सिर्फ पीने वाली जो अल्कोहल हम लोग को देखने को मिलती है तो उनमें ही स्टेट कंट्रोल करेगी। बट अब ये कहा जा रहा है कि राज्य के पास भी शेयर आएगा इंडस्ट्रीज में लगने वाली अल्कोहल का। बात समझ में आई यहां तक? फिर से एक बार सिंपल शब्दों में रिपीट करता हूं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का अब ये कहना है कि जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल है और जो ड्रिंकिंग अल्कोहल है, ये दोनों अल्कोहल में सेंटर और स्टेट के बीच में रेवेन्यू की शेयरिंग होगी। पहले क्या होता था? पहले स्टेट का कंट्रोल जो होता था वो सिर्फ और सिर्फ किसमें होता था? पीने वाली अल्कोहल में, ड्रिंकिंग अल्कोहल में। अब बोल रहे हैं कि स्टेट का कंट्रोल एक्सपेंड किया गया। अब कहा कि स्टेट जो है, राज्य जो है हमारी कंट्री के, वो इस पर भी कंट्रोल कर सकेंगे। किस पे? इंडस्ट्रियल अल्कोहल पे। ये फैक्ट आप ध्यान में रखेंगे। अब देखो, एक कॉन्स्टिट्यूशन की बेंच थी जिसमें 5 या उससे ज्यादा की जजेस हम लोग को देखने को मिले हैं, जिसको आर्टिकल 143 क्लॉज 3 के तहत जो है वो बनाया गया है। और ये बेसिकली जो भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो संवैधानिक नेचर के होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप के हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए 5 या 5 से ज्यादा जजेस की बेंच बैठाई जाती है। ठीक है, बस यही चीज है। बस इसके अंदर ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। बेंच ने जांच करी है कि इंटॉक्सिकेटिंग लिकर जो है वो, उसको आप इंडस्ट्रियल अल्कोहल के तौर पर भी रेफर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो मेजोरिटी का ओपिनियन यही था कि टर्म जो है वो सभी अल्कोहल के लिए एक जैसा होना चाहिए भाई, क्योंकि सभी अल्कोहल पब्लिक के हेल्थ को इंपैक्ट करती ही करती है, राइट। तो क्यों आप रिजर्व जो है वो कर रहे हो इंडस्ट्रियल अल्कोहल को सेंटर के लिए? तो उसको सबको इक्वल कर दो आप। तो इंडस्ट्रियल अल्कोहल जो है जिसका इस्तेमाल इंडस्ट्रीज में जो है वो किया जाता है, राइट, केमिकल्स के पर्पस के लिए, राइट, वो कंजम्पशन के लिए बिल्कुल भी सूटेबल जो है वो नहीं होता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, इन सब में अल्कोहल का उपयोग होता है। अरे जैसे हैंड सैनिटाइजर होता है ना, उसमें भी अल्कोहल रहता है, यू नो अबाउट इट। तो ये चीज है। तो रिस्क तो ऑब्वियस ही बात है, इन सब इंटॉक्सिकेंट्स का रिस्क तो है ही है। तो सुप्रीम कोर्ट का यही कहना था कि भाई देखो, ये सब चीजें जो है वो स्टेट और सेंटर दोनों के बीच में जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि देखो इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस जो है वो एंट्री 8 के अंदर है स्टेट लिस्ट के, राइट। तो स्टेट के ऊपर उनका अधिकार होना चाहिए, और पार्लियामेंट के पास पावर है एंट्री 52 की यूनियन लिस्ट के अंदर, कि वो ओवरराइड नहीं कर सकती स्टेट की अथॉरिटी को, और इंश्योर किया जाता है सेंटर और स्टेट के बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूशन बैलेंस तरीके से रहे। तो केंद्र सरकार ने आर्ग्यू किया कि भाई इंडस्ट्रियल अल्कोहल एक इंडस्ट्री के तहत क्लासिफाई की गई है एंट्री 52 के अंदर, तो उसको तो आप इंडस्ट्रियल एक्ट के तहत जो है वो शामिल करोगे ना। और ये कहा गया कि एंट्री 33A जो है कॉन्करेंट लिस्ट की। अब देखो ये सभी लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ये मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताओ कौन से शेड्यूल के अंदर आती है। कौन से शेड्यूल के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ये तीनों लिस्ट शामिल है, जिसमें सेंटर और स्टेट के पावर्स को जो है वो डिफाइन किया गया कि केंद्र सरकार की क्या पावर्स होंगी, राज्य सरकार की क्या होंगी, और दोनों मिलकर क्या पावर एंजॉय करेंगे। तो देखो ये बोल रहे हैं कि भैया देखो, जो 33A जो एंट्री है कॉन्करेंट लिस्ट की, इसमें सेंटर जो है उसके पास ओवर मतलब अथॉरिटी है किसकी? ट्रेड की, पब्लिक ट्रेड की, डिस्ट्रीब्यूशन की, पब्लिक वेलफेयर के लिए। इनके पास इंडस्ट्रियल अल्कोहल को रेगुलेट करने का जो है एक्सक्लूसिव क्षेत्र अधिकार है। तो सेंटर ने ये आर्ग्यूमेंट किया, तो स्टेट ने ये बोला कि नहीं भाई, अल्कोहल तो जो है ऑब्वियस ही बात है, इंटॉक्सिकेटिंग लिकर जितनी भी है वो स्टेट के दायरे में आती है, इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल अल्कोहल। तो आप जो है वो इसको स्टेट के रेवेन्यू में शामिल करो। तो यही सब चीज थी। तो इन्होंने बोल दिया कि आप भाई आप रेवेन्यू जो है वो आपस में शेयर करिए। ठीक है, अल्कोहल को टैक्स करना जो है वो स्टेट की इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। आपको ऑलरेडी पता होगा। क्या मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं? देखते हैं किसका जीके कितना स्ट्रांग है। लिकर जो है वो जीएसटी के दायरे में आती है क्या? कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताओ। और नहीं आती है तो लिकर के ऊपर क्या लगता है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लिकर के ऊपर जो है वो, मतलब कौन सा टैक्स, उस टैक्स को क्या बोलते हैं जो लिकर के ऊपर लगता है? वो ड्यूटी होती है, एक सिंपल मैंने आपको बता दिया। एंड इट इज नॉट कस्टम ड्यूटी, इट इज अनदर टर्म, जो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर आप बताओगे। कसरत करने का मेरा बड़ा मन कर रहा है ना? तो ये एक्साइज ड्यूटी है, ठीक है, एक्सरसाइज वाली नहीं, बट हाँ एक्साइज ड्यूटी, आपको हिंट देने के लिए मैंने वो किया था। तो एक्साइज ड्यूटी जो है वो लगती है किसके ऊपर? इंडियन मेड लिकर के ऊपर, राइट। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। और कुछ स्टेट्स 30 से 40% तक अपना एक्साइज रेवेन्यू जो है वो अल्कोहल से जो है वो उठाते हैं। और अल्कोहल बोलते हैं ना कि ठेके अगर बंद हो जाएंगे तो राज्य की रेवेन्यू को बड़ा नुकसान जो है वो होगा। तो बात बिल्कुल सही है ये। अब इंडस्ट्री जो है वो इंडस्ट्रियल अल्कोहल के ऊपर रिलाई करती है काफी सारी इंडस्ट्रीज, राइट। तो अब क्या होगा कि अगर ये
स्टेट के दायरे में आएंगी, अल्कोहल इंटॉक्सिकेटिंग के दायरे में आएंगी, एक्साइज ड्यूटी इसके अंदर लगा दी जाएगी, तो ये प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे, मतलब रॉ मटेरियल्स महंगे हो जाएंगे। और अगर ये रॉ मटेरियल्स महंगे हुए तो फाइनल प्रोडक्ट्स भी महंगा होगा। इसका मतलब साफ साफ ये है कि इसका नेगेटिव इंपैक्ट ये पड़ेगा कि इन्फ्लेशन होगा, महंगाई बढ़ जाएगी। मतलब आप कह सकते हो कि इस जजमेंट का एक नेगेटिव इंपैक्ट भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं आगे चल के क्या होता है। इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951, बट हालांकि ऑब्वियस सी बात है कि एक कैपिंग भी लगाना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है प्राइजेस के ऊपर, तो उसके लिए हमारी दूसरी अथॉरिटी जो है वो काम करती है। ठीक है, बस यही फैक्ट है जो आपको थोड़ा सा जो है वो ध्यान में रखना है, बाकी और कुछ नहीं है इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। होपफुली आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी, क्लैरिटी हुई होगी, क्योंकि टॉपिक की क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यूनाइटेड नेशन डे हर साल 24 अक्टूबर को जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है, और 1945 में इस दिन को मनाया गया था जब यूनाइटेड नेशन का चार्टर जो है वो लागू किया गया था वर्ल्ड वॉर सेकंड के समय पर, यानी कि उसके एंड होने के बाद। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि यार यूनाइटेड नेशन की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं कि शांति बरकरार रखो, सिक्योरिटी रखो, राइट, इस पूरी दुनिया को सिक्योर रखना है, पूरी दुनिया भर में आपस में कंट्रीज मिलकर कोलैबोरेट करें, कोऑपरेट करें, तो ये सब इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हम लोग को देखने को मिलता है। और ये 1948 से ऑब्जर्व किया जा रहा है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का रिकमेंडेशन था 1971 में कि उसको पब्लिक हॉलीडे जो है वो मेंबर स्टेट घोषित करें। अब देखो, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद यूनाइटेड नेशन का एस्टैब्लिशमेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में आपको पता ही होगा। अच्छा, जब यूनाइटेड नेशन नहीं थी उससे पहले कोई सी बॉडी थी क्या? एक बॉडी थी। वर्ल्ड हिस्ट्री अगर आपने पढ़ी होगी या इंटरनेशनल रिलेशंस थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा तो आपको आइडिया होगा। यूनाइटेड नेशन से पहले मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ कि कौन सी बॉडी थी जो दुनिया भर को रेगुलेट करने का काम करती थी, राइट। फिर यूनाइटेड नेशन को जो है वो बनाया गया और बेहतर तरीके से रेगुलेट करने के लिए उसमें सभी मेंबर्स को जोड़ने की कोशिश की गई। बताएंगे आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे। 50 गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव जो हम लोग को देखने को मिले थे 1945 में आते हैं सैन फ्रांसिस्को में। इन्होंने यूनाइटेड नेशन का चार्टर जो है वो ड्राफ्ट किया और इसको 25 जून को जो है वो अडॉप्ट किया, 24 अक्टूबर को लागू किया। इनिशियली 51 मेंबर्स हम लोग को देखने को मिले थे यूनाइटेड नेशन के अंदर। आज की डेट में 193 मेंबर्स हैं। इंडिया फाउंडिंग मेंबर है जिसने यूनाइटेड नेशन चार्टर को 30 अक्टूबर 1945 को रेक्टिफाई किया था और कमिट किया था कि हम वैश्विक शांति के लिए काम करेंगे। फिर लीग ऑफ नेशन, जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था, यूनाइटेड नेशन से पहले जो थी वो थी लीग ऑफ नेशंस। पता होना चाहिए इसके बारे में आपको, जो स्टैब्लिश हुई थी 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्सालिस के थ्रू। और ये अक्सर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्सालिस की संधि, और ये इंश्योर करने के लिए कि प्रॉपर तरीके से शांति बरकरार रहे। बट अगेन वर्ल्ड वॉर सेकंड हो गया, तो मतलब लीग ऑफ नेशन सही तरीके से काम नहीं कर रही थी, इसलिए वर्ल्ड वॉर हुआ। तो लीग ऑफ नेशन को हटाकर यूनाइटेड नेशंस जो है वो स्टैब्लिश हुई, जिसने अपने कार्यों को, अपने क्षेत्र अधिकारों को और एक्सपैंड किया और बड़ा किया। तो यूनाइटेड नेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया। इसके पीस कीपिंग ऑपरेशंस होते हैं पूरे दुनिया भर में। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशन के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं, पूरे दुनिया भर में मानवीय सहायता के लिए काम करती है, विकास के लिए काम करती है, इंटरनेशनल लॉ को प्रोटेक्ट करने पर काम करती है, ह्यूमन राइट्स को सपोर्ट करती है, राइट। तो ये सब चीजें यूनाइटेड नेशन डे रिप्रेजेंट करता है सॉलिडेरिटी को नेशंस के बीच में, कि सभी कंट्रीज एकजुट हो जाएं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इसकी इंपॉर्टेंट बॉडी है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके अंदर हम लोग को 5 परमानेंट मेंबर्स देखने को मिलते हैं। ये पूरे मेंबर्स के नाम ध्यान में रखिएगा, पहले भी मैंने आपको बता चुका हूं। और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, और इन सभी मेंबर्स को 2 साल के टर्म के लिए इलेक्ट किया जाता है, नॉन परमानेंट को। और एक और फैक्ट मैं आपको बता दूं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप की सीट के लिए हम लोग दावा दे रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि हमें सीट चाहिए। और जी4 नेशंस भी दावा कर रहे हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यूनाइटेड नेशन की एक हम लोग को देखने को दी, जितनी भी पॉलिसीज होती है इकोनॉमी से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड, एनवायरमेंट से रिलेटेड, उस पर ये बात करती है। इसकी एक ट्रस्टीशिप काउंसिल हम लोग को देखने को मिलती है। इसका एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है जो कि द हेग नीदरलैंड्स में स्टैब्लिश्ड है, यानी कि कोर्ट है। इसका सेक्रेटेरिएट हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव मामले हैं वो ये हैंडल करता है। ज्यादातर यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन्स जितने भी हम लोग को देखने को मिलते हैं वो न्यूयॉर्क सिटी में है, बट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो द हेग नीदरलैंड्स में हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है,
अब कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड। अभी आज की डेट में ये चलने से कि यूनाइटेड नेशन, देखो आज की डेट में पूरे कहीं पर भी आप देख लो, किसी भी कॉन्टिनेंट में आप देख लो, आपको विवाद देखने को मिलेगा ही। रशिया यूक्रेन का विवाद देख लो, अफगानिस्तान के अंदर तालिबानीज का विवाद जो है वो देख लो आप, म्यांमार के अंदर कूप आप देख लो, अफ्रीका के अंदर कितनी कंट्रीज है जहां पर कूप हो चुके हैं ऑलरेडी, वो आप देख लो, राइट। चाइना यूएसए के बीच में कोल्ड वॉर हमेशा चल ही रहा है, वो आप देख लो, राइट। ट्रेड वॉर भी चला था, राइट। फिर इसके अलावा रशिया के साथ तो यूक्रेन का मैंने आपको बता ही दिया, और उसके चलते वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज पूरी की पूरी रशिया के अगेंस्ट हो गई हैं। इसराइल पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट आप देख लो, कितने ऐसे कितने हर जगह कॉन्फ्लिक्ट्स आपको नजर आ रहे हैं, हर जगह। श्रीलंका के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आप देख लो, हर जगह इश्यूज है। तो यूनाइटेड नेशन सही तरीके से काम नहीं कर पा रही है, और पूरी तरीके से रिप्रेजेंट भी जो है वो नहीं कर पा रही। तो इसलिए रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। इसके सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप बढ़ाओ, जो ब्यूरोक्रेट्स, जो इनएफिशिएंसी है उनमें, उनको रिड्यूस करो। इंडिया का रोल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है मतलब यूनाइटेड नेशन के अंदर, क्योंकि इंडिया उभरती हुई एक कंट्री है और उभर चुकी है। काफी सारी कंट्रीज इंडिया को जो है आज की डेट में सपोर्ट करती है, उसकी बात सुनती है। इंडिया के अफेयर्स जो है आज की डेट में ग्लोबल मीडिया में फेमस रहते हैं। यस, तो ये चीजें हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक, प्रेसिशन मेडिसिन। ये हेल्थ केयर को रीडिफाइन कर रही है पर्सनलाइज ट्रीटमेंट के लिए। ये प्रेसिशन का बेसिकली मैं आपको एक हिंदी में शब्द बताऊं तो उसको मतलब होता है सटीक। आप एक चीज जानते हैं कि हर एक ह्यूमन बॉडी अलग है। यस, हर एक ह्यूमन बॉडी या लिविंग बॉडी अलग है। हमारे अंदर जो जीन्स हैं वो सभी के अंदर डिफरेंट है। यस, तभी तो क्रिमिनल्स को पकड़ लिया जाता है उनके डीएनए मैच करके। कम ऑन, यस और नो, कम ऑन, सभी का डीएनए अलग है, सिमिलर तो नहीं है किसी का, नहीं। सबके फेसेस अलग हैं, सबके फीचर्स अलग हैं, सबके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं, सबका एटीट्यूड अलग है, सबका आईक्यू अलग है। कम ऑन, यस। तो जब ये सबकी सब चीजें अलग हैं, तो सबको जो बीमारियां होती है वो अलग अलग तरीके से इंपैक्ट करती है। कोई बुखार में काम भी कर लेता है, कोई थोड़ी सी सर्दी में जो है वो लेट जाता है बिस्तर पे। यस, सबकी सहन करने की शक्तियां अलग है। यस, दिस इज द टॉपिक। जब ये सब चीजें अलग हैं, तो मेडिसिन भी सबके लिए एक पर्सनलाइज्ड बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए। ये उसी की बात हो रही है कि लोगों को सटीक मेडिसिन दी जाए उनकी बेस्ड ऑन देयर लाइफस्टाइल, जो आज की डेट में बहुत चल रहा है बॉस। आज की डेट में जो डाइटिशियंस हैं वो यही कर रहे हैं। इवन आपने मूवी स्टार्स वगैरह को देखा होगा, आपने देखा होगा किसी पिक्चर में अचानक से यार वो मोटे दिखाई देते हैं, तो किसी पिक्चर में बिल्कुल सिक्स पैक एब्स। ये कैसे हो रहा है भाई? ट्रांसफॉर्मेशन इतना जल्दी अपना अपना तो नहीं हो पाता बॉस। भाई मेरे को ऑलमोस्ट 4 साल हो गए हैं, 4 साल में 4 जिम चेंज कर चुका हूं। अब मैं जाना नहीं छोड़ दिया, मैंने कहा अब नहीं जा रहा मैं। मेरा कुछ भी कर लो साला पतली नहीं हो रहा है। यस, व्हाई इट इज हैपनिंग? ये सुपर जो ये मूवी स्टार्स होते हैं कर लेते हैं यार, बिकॉज इनके पास एक प्रॉपर गाइड होता है जो उनको बताता है व्हाट यू हैव टू ईट एंड कितनी क्वांटिटी में, जिससे कि आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कैसा इंपैक्ट करेगा और कैसे शेप आएंगे ये सब। सो व्हाट इज दिस? दिस इज अ पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग। सेम वैसे ही दवाइयां भी हर एक इंसान के ऊपर अलग तरीके से अफेक्ट करेगी, बेस्ड ऑन उसकी जेनेटिक्स, बेस्ड ऑन उसका एनवायरमेंट, बेस्ड ऑन उसकी लाइफस्टाइल। सो ये है प्रेसिशन मेडिसिन जिस पर अभी काम किया जा रहा है। बस इंडिया जो है इसमें ये फील्ड बढ़ती जा रही है। जीन एडिटिंग पे हम लोग काम कर रहे हैं, एमआरएनए थेरेपेटिक्स पर काम कर रहे हैं, बायो बैंक्स क्रिएट कर रहे हैं फ्यूचर मेडिसिन इनोवेशन को सपोर्ट करने के लिए। बस यही है इसके अंदर जो मैंने भी आपको समझाई, उसके अलावा आपको समझने की आवश्यकता नहीं है। क्रिस्पर कैस एक टेक्नोलॉजी हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है जिसके थ्रू जीन एडिटिंग जो है वो की जाती है। ऑर्गेन ऑन चिप पर भी हम लोग जो है वो काम करते हैं आज की डेट में। 3D मॉडल्स के ऊपर बेस्ड जो है वो ऑर्गेन हम लोग जो है वो तैयार करने पर फोकस कर रहे हैं, और इसका मार्केट बहुत बड़ा है। आने वाले समय में $5 बिलियन तक जो है वो हो सकता है 2030 में। इससे रिलेटेड पॉलिसी जो है बनाई जा रही है। 2023 में सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूव कर दिया था नेक्स्ट कार 19, पहली डोमेस्टिकली डेवलप्ड कार टी सेल थेरेपी इंडिया के अंदर।
ठीक है। अपोलो कैंसर सेंटर, ये टी सेल्स वगैरह जो होता है ना, ये कैंसर ट्रीटमेंट के लिए मेनली हम लोग को देखने को मिलता है। कैंसर ट्रीटमेंट नहीं बोलोगे आप, मतलब जो बॉडी के अंदर जैसे कि जो एंटीबॉडीज जो डेवलप होती हैं और जिस पर वो अटैक करती है, तो ये टी सेल ही उन पर जाकर अटैक करता है। अब देखो रीसेंट कोलैबोरेशन अगर हम लीडिंग इंस्टीट्यूट्स के बीच में करेंगे, प्राइवेट सेक्टर के बीच में करेंगे, जो हम कर ही रहे हैं, जिसके चलते प्रेसिशन मेडिसिन पर जो है वो काम हो रहा है, राइट, काफी अच्छे से। तो ये बहुत बेसिक सा टॉपिक है। बायो बैंक स्टोर, ये बायोलॉजिकल सैंपल्स होते हैं जहां पर डीएनए टिश्यूज सेल्स जो है वो रखे जाते हैं रिसर्च के लिए। जीनोम इंडिया प्रोग्राम एक चल रहा है जिसके तहत 10,000 जीनोम जो है वो 99 एथनिक ग्रुप्स के हमने सीक्वेंस कर दिए हैं रेयर जेनेटिक डिजीज को ट्रीट करने के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। फिनोम इंडिया प्रोजेक्ट भी एक हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, जिसमें हमने 10,000 सैंपल जो है वो क्रिएट किए हैं मॉडल बनाने के लिए कार्डियो मेटाबॉलिक डिजीज रिस्क को लेकर। ठीक है, इसके अलावा हमारा एक PRAGED मिशन हम लोग को देखने को मिलता है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आइडेंटिफाई करना जीन को जो पेड्रेटिक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर से एसोसिएटेड है, जो बच्चों को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, बट कुछ चैलेंजेस भी हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। प्रॉपर तरीके से बायो बैंक्स को रेगुलेट नहीं किया जा रहा इंडिया के अंदर, प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव कानून नहीं है जैसे दूसरी कंट्रीज, यूके, यूएस, जापान, काफी सारी यूरोपियन कंट्रीज, यहाँ पर प्रॉपर कानून बायो बैंकिंग से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो पॉलिसीज में भी गैप्स हैं, प्रॉपर इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा, रेगुलेट नहीं किया जा रहा। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज भी हमारे यहाँ पर है, लीडरशिप अपॉर्चुनिटी, अगर इस पर हम काम करेंगे तो इसमें हम काफी आगे जो है वो बढ़ सकेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। अब न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के बारे में आपको क्या ही बताऊं, उसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है कि काफी सारी कंट्रीज जो है वो फोकस करती है कि भाई न्यूक्लियर जो है वो गिव अप कर दें न्यूक्लियर वेपन, क्योंकि आपको पता है कि न्यूक्लियर वेपन से बहुत ह्यूज खतरा होता है। हिरोशिमा नागासाकी आप सभी जानते हैं, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। निहॉन हिडियांको ये रिप्रेजेंट करते हैं जापान के एटॉमिक बॉम्ब सर्वर। अच्छा यार, ये तो टॉपिक रिपीट हो गया। अपन ने इस टॉपिक को आई थिंक यू रिमेंबर और नॉट 2 या 3 दिन पहले डिस्कस किया था। नोबल पीस प्राइज 2024 इनको मिला। मैंने आपको बताया था कि इनका नाम बस आपको ध्यान में रखना है। इनने मेनली फोकस किया था एडवोकेट किया था, यानी कि सपोर्ट किया था कि पूरे दुनिया भर में न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट होना चाहिए। बस यही एक टॉपिक था। ये एज इट इज पूरा रिपीट हो गया है, इसके अंदर और कुछ आपको करने की आवश्यकता नहीं थी, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया था। अभी 2 दिन 3 दिन पहले ही हमने डिस्कस किया था एनपीटी, ट्रीटी ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जो हम लोग को देखने को दी। वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटी 1970 में जो है वो इन्फोर्स की गई थी, लागू की गई थी कि न्यूक्लियर वेपन जो है वो कोई भी कंट्री अपने पास जो है वो ना रखे, राइट। कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी, ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। मुझे आप बताएं कि इन तीनों ट्रीटी में से इंडिया जो है वो किसकी मेंबर है। देखते हैं किसको पता है इसके बारे में। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उस दिन भी मैंने आपको पहले कवर कराया था, उसमें एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है वो लिखा हुआ था शायद, या इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के नाम से दिया हुआ था उस समय। न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन जो है वो हम लोग को क्रिएट करना है, यानी कि पूरी कंट्री के अंदर। इंडिया नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के बारे में के ऊपर फोकस करती है कि भाई न्यूक्लियर के मामले में हम पहले नहीं चलाएंगे, तुमने चलाया तो फिर छोड़ेंगे नहीं। और इंडिया जो है वो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को अनइक्वल जो है वो मानती है कि भाई ये गलत है। आपने जिस कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन से आप उनको कुछ कह नहीं रहे, बट आगे जो कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन पर काम नहीं कर रही है उसको आप दबा रहे हो। और आज की डेट में तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है। यस और नो? यस, ठीक है। और पूरी दुनिया भर का इशू यही है कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी पर कोई बात नहीं करता। आजकल राइवलरी चल रही है, सभी कंट्रीज अंदर ही अंदर चुपचाप जो है वो अपने वेपन्स को जो है वो स्टैब्लिश कर रही हैं। वेरिफिकेशन प्रॉपर तरीके से हो नहीं पा रहा, टेक्नोलॉजी काफी कॉम्प्लेक्स जो है वो होती जा रही है। उभरती हुई टेक्नोलॉजीज जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल ये और कॉम्प्लिकेट कर देती है डिसआर्मामेंट को। चाइना पाकिस्तान का एक्सेस हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो इंडिया के लिए कंसर्न वाली बात है। बट इंडिया ने भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी जो है वो करके रखी हुई है, और ये फोकस किया जाता है कि भाई न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का उपयोग आप पीसफुल पर्पस के लिए करो। फिर इसके अलावा वेरिफिकेशन मैकेनिज्म को हमें स्ट्रेंथन करना है कि भाई कोई भी कंट्री जो है वो न्यूक्लियर का उपयोग जो है वो एज अ वेपन के तौर पर जो है वो ना करे, ना पोजेस करे, अपने पास भी ना रखे, वो भी गलत है। ठीक है, न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन को एक्सपेंड हमें करना है, तो दिस इज द पॉइंट। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें ये आपसे पूछा जाएगा कि मोरमू गांव पोर्ट जो है वो कहां पर है। मोरमू गांव पोर्ट कहां पर है, तो आपको गोवा ध्यान में रखना है। ये पहले भी एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये पहला इंडियन पोर्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है जो कि लिस्ट किया गया है एज एन इंसेंटिव प्रोवाइडर ऑन एनवायरमेंट
एनवायरमेंटल शिप इंडेक्स प्लेटफॉर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनवायरमेंटल शिप इंडेक्स में ये पहला इंडियन पोर्ट सामने नजर आया है। अब ये क्या है एनवायरमेंटल शिप इंडेक्स, पहले ये समझो। ये इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर के अंडर आता है। अब वैसे तो आपको इस नाम से क्या समझ में आ रहा है, एनवायरमेंटल शिप इंडेक्स, ऑब्वियस ही बात है। और ये पोर्ट है, पोर्ट जो है वो उसको लिस्ट किया गया है इस इंडेक्स के अंदर, दैट मींस इस सूची में इस पोर्ट को लाया गया है। मतलब ये पोर्ट जो है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली काम कर रहा है, सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए काम कर रहा है। यस, कम ऑन से यस और नो, इतना तो सभी लोग को समझ में आ गया होगा। देखो क्या होता है, टाइटल से ही 50% से ज्यादा चीजें समझ में आ जाती हैं। तो पहले फोकस किया करो टाइटल समझने में, देखना आपको आधे से ज्यादा टॉपिक अभी क्लियर हो जाएगा। देखो लिखा है मोरबो गोवा, गोवा जो पोर्ट हम लोग को, गांव जो पोर्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है वो सस्टेनेबल मैरीटाइम प्रैक्टिस पर काम कर रहा है। इसका एक हरित श्रेय प्रोग्राम है, राइट, उसके तहत। तो ये जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, इसका जो प्रयास जो है इस पोर्ट का, इस बंदरगाह का, तो इंडिया इको फ्रेंडली इनिशिएटिव जैसे कि हरित श्रेय पर जो है वो काम कर रही है ना। तो ये चीजें हैं। इस पोर्ट के बारे में बात करें तो 1888 में इस पोर्ट को जो है वो स्टैब्लिश किया गया था, डेवलप किया गया था इनिशियली आयरन ओर टर्मिनल के तौर पर। और मेजर पोर्ट ये 1964 में जो है वो बना था, क्योंकि ट्रैफिक यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ गई थी। जापान की डिमांड जो थी आयरन ओर की काफी ज्यादा थी। और एक पर्सपेक्टिव प्लान जो है वो लॉन्च किया गया था 1965 में, और इसने एस्टैब्लिश जो है वो किया इसको, इस पोर्ट को, मोरबू गांव पोर्ट को एज अ हाई कैपेसिटी पोर्ट के तौर पर। हरित श्रेय स्कीम अक्टूबर 2023 की, ये फैक्ट ध्यान में रखना। इसमें देखो जब भी ग्रीन फ्यूल जो है वो डाला जाए, ग्रीन फ्यूल को प्रमोट किया जाए पोर्ट में, जिससे कि एमिशन जो है वो कम से कम हो, और वो पोर्ट अगर इस प्रकार की चीजों को प्रमोट कर रहा है, तो इन सब चीजों को देखते हुए इस पोर्ट को जो है वो इस इंडेक्स में जो है वो शामिल किया गया, एनवायरमेंटल शिप इंडेक्स। ये देखता है कि किस जगह पर शिप से बहुत कम एमिशन हो रहा है, कौन सी जगह जो है वो मरीन क्षेत्र में, समुद्री क्षेत्र को जो है वो बेटर बनाने पर फोकस कर रही है। तो ये चीज जो है वो लॉन्च की गई थी इंडेक्स को जो है वो 2011 में। और इसमें ये देखा जाता है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, इसके एमिशन को का आकलन किया जाता है, और ये देखा जाता है कि कौन सी जगह पर इसके एमिशन पर कंट्रोल जो है वो किया जा रहा है। दैट्स इट। ठीक है, बस यही है, और कुछ नहीं है इसके अंदर। वॉलंटरी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, कंट्रीज है वो पार्टिसिपेट करती हैं, उनके पोर्ट्स इसमें हम लोग को देखने को मिलता है। इनको प्रेस किया गया है अगस्त 2024 में कि इन्होंने आसपास के क्षेत्र में ग्रीन शिपिंग की अवेयरनेस क्रिएट करी, और पहला पोर्ट ये इंडिया के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है। कुछ ही एशिया के हैं, जो कि जापान, ओमान के हमें देखने को मिल रहे हैं, जो इस प्रकार के इंसेंटिव ऑफर कर रहे हैं। आप तो हरित श्रेय जरूर ध्यान में रखना, ये चीज आपसे एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। ठीक है। इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट की बात करें तो इंडिया जो है वो अपने इनलैंड वाटरवेज के नेटवर्क को डेवलप कर रही है। 111 नेशनल वाटरवेज 20,000 किलोमीटर के एरिया पर हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। इनलैंड वाटर वेज जो हम लोग को टर्मिनल्स जो देखने को मिलते हैं, और कार्गो ग्रोथ जो है वो काफी तेजी से जो है वो होती जा रही है। कितनी ग्रोथ हो रही है, क्या हो रही है, वो आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047 का हमारा है। अच्छा, 2047 हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, कोई मुझे बता सकता है? हमारा टारगेट क्या है 2047 का? ये पहले भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। ब्राउन ड्वार्फ, ये एक टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली स्टार्स का टॉपिक हम लोग को देखने को मिलता है। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा, ब्राउन ड्वार्फ जो है ये ऑर्बिट करते हैं अलग अलग, यानी कि अलग अलग जो स्टार्स होते हैं, स्टार्स को अपन प्लैनेट भी बोल सकते हैं। यस, जैसे सन इज अ स्टार, है ना। तो वो सब चीजें अलग अलग जो स्टार्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, प्लैनेट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, प्लैनेट्स के आजू बाजू भी है, नजर आते हैं कि चक्कर लगाते हैं। ब्राउन डॉर्फ, ये स्मॉलर रेड डॉर्फ स्टार भी हम लोग को इसमें शामिल देखने को मिलता है, राइट। फिर ब्राउन डॉर्फ जो है वो बेसिकली ड्यूट्रियम में जो है वो जल जाते हैं, ड्यूट्रियम में ये जल जाते हैं, जो कि एक हैवी हाइड्रोजन का एक फॉर्म हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो वो उसको झेल नहीं पाते हैं और वो जल जाते हैं। तो ये ब्राउन डॉर्फ क्या है, तो आपको एक चीज क्लियरली समझ में आ गई होगी कि ये स्पेस की बात हो रही है, स्पेस में मौजूद एक ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। इनके पास उतना मास नहीं होता कि ये न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो रेगुलर हाइड्रोजन की तरह सस्टेन कर पाए, तो इसलिए ये एक ट्रू स्टार से अलग होते हैं। मतलब आप इनको स्टार नहीं कह सकते, आप इनको प्लैनेट नहीं कह सकते, आप इनको ऐसी ऑब्जेक्ट्स कह सकते हो, ऐसी बॉडीज आप कह सकते हो कि जो स्पेस में जो है वो घूम रही है स्टार्स के आजू बाजू, बस दैट्स इट। तो दैट इज कॉल्ड ब्राउन डॉर्फ।
क्लियर? क्योंकि टर्म ऐसे पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में और पूछा जा सकता है ये ब्राउन डॉर्फ वाला टॉपिक, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत कम टॉपिक्स आते हैं और वो वही टॉपिक उठाते हैं जो एग्जामिनेशन में न्यूज में देखने को मिलते हैं। तो ये ब्राउन डॉर्फ मुझे लग रहा है कि 90% ज्यादा चांसेस है कि आपसे पूछा जा सकता है। अभी फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 में टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन के ट्रेंड से रिलेटेड एक टॉपिक है। डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो 56.72% टोटल रेवेन्यू को बताया जा रहा है, जो कि हाईएस्ट है 14 ईयर्स में। याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट टैक्स, जिसमें कि हम लोग को पर्सनल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स देखने को मिल रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा कलेक्शन हुआ है। इनडायरेक्ट टैक्सेस तो ऑब्वियस ही बात है यार, कॉर्पोरेट टैक्स हुआ, डायरेक्ट टैक्स हुआ, उससे ज्यादा ही कलेक्शन होता है। महाराष्ट्र के अंदर हम लोग को जो है वो हाईएस्ट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन देखने को मिला अमंग इंडियन स्टेट्स, 39%। तो महाराष्ट्र के पास सबसे ज्यादा हाईएस्ट टैक्स कलेक्शन हुआ है, ये आप फैक्ट ध्यान में रखेंगे। और आप जानते हैं यार कि डायरेक्ट टैक्स हुआ, पर्सनल इनकम टैक्स हुआ, राइट, इन सबसे कॉर्पोरेट टैक्स हुआ, ये एक ऐसे टैक्सेस हैं जिससे सबसे ज्यादा कलेक्शन होता है। ये इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ना है ही, टॉपिक्स हैं आपके टैक्सेशन के टॉपिक्स। तो चलिए गाइस, बस आज के लिए इतना ही था। और ये आपके लिए एक मेंस का क्वेश्चन भी है टैक्स रेवेन्यू स्ट्रक्चर से रिलेटेड, तो आप थोड़ा सा बताइएगा कमेंट बॉक्स पे, मतलब कमेंट बॉक्स पे तो जितने भी क्वेश्चन मैंने पूछा उसका आंसर लिखिए। इसका पेन और पेपर लेकर पेपर में लिखिएगा 120 वर्ड में। तो चलिए हम मिलेंगे कल दिवाली वाले दिन। कल छुट्टी नहीं है आप लोगों के लिए, आप लोग शाम की दिवाली है, सुबह आप लेक्चर जो है वो सुनिएगा। तो मैं मिलूंगा आपसे कल, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड गाइस, जय हिंद।